ओके हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारा जो आईएमपी क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 हमारा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हिंदी में इसे बोला जाता है विद्युत रसायन। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हमारे विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कौन कौन से आईएमपी या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी एग्जाम पर्पज से बहुत काम के और हमारी एग्जाम में आते ही हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम ये जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इस वीडियो को जनरली मैंने बोर्ड में लिख रखा है इंग्लिश में। इस बोर्ड पर मैंने कैसा लिख रखा है? इंग्लिश में। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो मुझे बोलूंगा तो उसको आप लिख लेंगे, तो ताकि आपका भी काम आसानी से हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कौन से क्वेश्चंस है जो डेफिनेशंस के तो लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो डेफिनेशन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछी जाती है या विद्युत रसायन में पूछी जाती है, उसमें नंबर 1 हमारे पास है डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उसके बाद आता है हमारे पास सेल कांस्टेंट। क्या आता है? सेल कांस्टेंट। और फिर हमारे पास है रेजिस्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। ये बेसिकली वो डेफिनेशन है जो हर बार हमारी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। फिर बात आती है हिंदी में हम क्या करेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखिए। इसी तरह से आप सेल स्थिरांक की परिभाषा लिखेंगे। और फिर हम बात करेंगे प्रतिरोध की परिभाषा और तुल्यांकी चालकता, और आखिरी में आ जाएगा हमारे पास मोलर चालकता की परिभाषा। तो जैसे कि आपको पता है कि हम सबसे पहले डेफिनेशन अगर हमसे पूछेंगे तो जनरली इन्हीं में से हमारे पास डेफिनेशंस आती है और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और डेफिनेशन का आपको सीधा सा पता है, केवल डेफिनेशन लिखना और बेसिक सा फॉर्मूला लिखना रहता है, जिससे हमें 1 और 2 मार्क्स इजीली से मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कोलरास लॉ, गिव इट्स टू एप्लीकेशन। भैया ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है और जनरली ये पूछेंगे तो आपको 4 मार्क्स में ही पूछेंगे। कितने मार्क्स से पूछा जाता है? ये 4 मार्क्स का हमारे पास ये क्वेश्चन है, जिसका नाम है कोलरास लॉ और गिव इट्स टू एप्लीकेशन। मतलब कोलरास लॉ पहले तो क्या है आपको ये डिफाइन करना है, बताना है। उसके बाद में इसके 2 एप्लीकेशन और उन दोनों एप्लीकेशन को भी आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। तो काफी बड़ा क्वेश्चन है और 4 मार्क्स में जनरली आपसे ये पूछेंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर करेंगे। फिर बात आती है हिंदी मीडियम में हम इसे क्या करेंगे। बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आप सबसे पहले लिखेंगे कोलरास का नियम किसे कहते हैं। इसके बाद कोलरास के नियम के 2 अनुप्रयोग लिखना है। कोलरास का नियम किसे कहते हैं और कोलरास के नियम के 2 अनुप्रयोग। तो इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपसे कितने मार्क्स से पूछा जाएगा? 4 मार्क्स से पूछा जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी और सिस्टमेटिक वे में आप याद कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आएगा तो सीधे आपको 4 नंबर मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर से। चलिए फिर हम बात करते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, राइट द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। भैया देखो फैराडे हम जब पढ़ाते हैं तो कई बार बोल देते हैं पढ़ाते पढ़ाते कि भैया स्टार लगा लीजिए, काम का क्वेश्चन है। तो बेटा ये जो फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है ये बहुत ज्यादा काम का है। लेकिन फैराडे का लॉ करते समय एक बात ध्यान रखिए कि एग्जाम में ये फैराडे लॉ आजकल डायरेक्ट 4 मार्क्स में नहीं आ रहा है। ये हमारी एग्जाम में अलग अलग तरीके से आ रहा है। जैसे कभी 2 मार्क्स में फैराडे लॉ पूछ लिया, कभी 3 मार्क्स में पूछ लिया, कभी 4 मार्क्स में पूछ लिया। तो उस सिचुएशन में या उस कंडीशन में हमें क्या करना है? उस कंडीशन में हमें यह करना है कि सबसे पहले हमें तो फैराडे लॉ पता होना चाहिए। क्या होता है फैराडे लॉ की दोनों की डेफिनेशन, फर्स्ट फैराडे लॉ, सेकंड फैराडे लॉ, और उन दोनों डेफिनेशन के बाद दोनों के फॉर्मूले। अब हमें यह देखना है कि एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा है। अगर एग्जाम में 2 नंबर का पूछा है केवल, तो आप 2 नंबर के हिसाब से उसको लिखिए फैराडे लॉ को। अगर वो 3 मार्क्स का है तो दोनों डेफिनेशन फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को डिफाइन कर दीजिए और खत्म कर दीजिए। और अगर 4 मार्क्स से पूछा तो बाकायदा व्यवस्थित तरीके से फैराडे लॉ क्या होता है दोनों लॉ को एक्सप्लेन कीजिए, और हो सके तो इसका एक डायग्राम भी आप ड्रॉ कर दीजिए ताकि आपको मार्क्स भी इजीली से मिल पाए। ठीक है, अब बात आती है हिंदी मीडियम। तो बेटा देखो हिंदी में भी फैराडे को फैराडे ही बोलते हैं। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि फैराडे जो होता है उसको हम याद रखेंगे फैराडे का नियम किसे कहते हैं। फैराडे के 2 नियम है, फैराडे के दोनों नियम आपको अच्छे से याद करना है। कितने मार्क्स में पूछेंगे उसके हिसाब से आपको लिखना है। अगर 2 नंबर में पूछते हैं तो आपको 2 नंबर के हिसाब से लिखना है। अगर 3 नंबर का पूछते हैं तो 3 मार्क्स के हिसाब से, और अगर 4 में पूछते हैं तो फिर आप दोनों लॉ को व्यवस्थित लिखिए, सिस्टमेटिक लिखिए, बाकायदा इसको अंडरलाइन वगैरह कीजिए और बिना काटा पीटी के इसको याद कर लीजिए। क्लियर होता है? चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ डेनियल सेल, एक्सप्लेन सेल रिएक्शन। भैया देखो डेनियल सेल बोला है यहां पर। तो जब हम पढ़ाते थे हमने आपको बोला कि डेनियल सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। डेनियल सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से भी जानते हैं, इसे हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। मतलब 2-3 इसके नाम है।
तो आप ऐसा ना समझना कि मैंने अगर यहाँ डेनियल सेल लिखा और एग्जाम में अगर वोल्टेक सेल आ गया या गैल्वेनिक सेल आ गया तो सर आपने तो बताया नहीं। तो बच्चों आपको बस ये याद रखना है कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो भी 2-3 नाम है वो जरूर याद रखना, जरूर से जरूर आपको कंफ्यूज करता है और ये एग्जाम में आता है और हम छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि हमें एक ही नाम पता होता है या आईएमपी वीडियो देख लिया, आईएमपी क्वेश्चंस देख लिए तो बस उसमें हमारा काम हो गया। बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट, जब आप टॉपिक को पढ़ो तो थोड़ा क्लियर होकर पढ़िए कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि अब हमारा एग्जाम पैटर्न पहले जैसा नहीं है कि जो पिछले साल क्वेश्चन आ गए वही इस साल आ गए, उन्हीं को रिपीट कर लिया। अब थोड़ा सा हमारा एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा टफ हो गया है और उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन भी करना है। तो बच्चों आप ये ध्यान रखिए कि अगर मैंने बोला डेनियल सेल के बारे में आपको बताना है तो आपको ये याद होना चाहिए कि मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। अभी जो मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, एक सेल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसकी पूरी वर्किंग लिखते हैं, उसकी हम सेल रिएक्शन लिखते हैं, ये सारी चीजें हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम उसको व्यवस्थित करेंगे। तो जनरली अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि डेनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो बच्चों याद रखना ये आपको 4 मार्क्स दिलाएगा जरूर से। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। फिर आता है हिंदी मीडियम। तो बेटा हिंदी में डेनियल सेल को हम डेनियल सेल ही बोलेंगे पहली बात तो, और उसके बाद में इसकी जो सेल रिएक्शन उसको हम बोलेंगे कि जो हमारी अभिक्रिया होती है उसकी आपको रिएक्शन ये लिखना है, जो हमारे सेल रिएक्शन की जो अभिक्रियाएं होती है उन्हें लिखना है। लेकिन हिंदी में ये जरूर ध्यान रखना कि डेनियल सेल जो है वो हम विद्युत रासायनिक सेल के अंदर पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं? विद्युत रासायनिक सेल के अंदर। अब विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं? तो भैया इसके 2-3 नाम है। क्या है? 2-3 नाम है। डेनियल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, वोल्टेक सेल है। ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए कि हम विद्युत रासायनिक सेल को किस किस नाम से जानते हैं, और इसको जब हमें पता चल जाएगा, जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर हमें इसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है, इसकी जो केमिकल रिएक्शन है उसे भी लिखना है, और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि जब हम आंसर को लिखें तो नीट एंड क्लीन लिखें और डायग्राम को भी नीट एंड क्लीन बनाए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मार्क्स जब हम लिख कर आते तो ऐसा लगता है कि मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन हमारी गलतियां इतनी होती है, हम डायग्राम सिस्टमेटिक नहीं बनाते, हम पेंसिल का यूज नहीं करते, हम डायग्राम की लेवलिंग सही नहीं करते, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन SHE एंड नर्नस्ट इक्वेशन। मैंने यहां पर 2 क्वेश्चन को एक साथ ऐड किया है, 2 टॉपिक को इसलिए ऐड किया है कि बच्चों क्या होता है कि जो SHE है जनरली हम क्लास 11th में तो पढ़ के आते हैं, क्योंकि वहां भी हम रेडॉक्स पढ़ के आए हुए हैं। तो यहां पर क्या उसका थोड़ा सा दिया हुआ है क्लास 12th में, तो हमें SHE पता होना चाहिए। SHE का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या नाम होता है SHE का? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे हम NHE के नाम से भी पढ़ते हैं। NHE कहा जाए तो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये अपने को क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है नर्नस्ट इक्वेशन। भैया नर्नस्ट इक्वेशन की डेफिनेशन और इसकी जो डेफिनेशन के बाद जो इक्वेशन होती है उसको हम जो सॉल्व करते हैं डेरिवेशन टाइप, वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये भी अगर आएगा तो 3 मार्क्स के आसपास आता है, इससे कम का नहीं आता है बेटा। फिर भी अगर डेफिनेशन आती है तो वो आपको पता चल जाएगा 1 और 2 मार्क्स के हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है, ना ज्यादा लिखना है ना कम लिखना है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखना, ये हो सकता है कि नर्नस्ट इक्वेशन की 1 वर्ड में पूछ ले आपसे कि नर्नस्ट इक्वेशन क्या है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे बच्चों। फिर बात आती है हिंदी मीडियम। तो बेटा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग क्या लिखेंगे कि भैया SHE को आपको पूरा समझाना है। अब SHE को समझाना है मतलब एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले तो SHE का फुल फॉर्म, उसका जो डायग्राम है वो बनाना है, डायग्राम के अंदर क्या क्या आपने किया उसको पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है, और उसकी केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। इसी के साथ आपको अगला क्वेश्चन करना नर्नस्ट इक्वेशन। नर्नस्ट इक्वेशन आपको पूरी डिफाइन करना है, परिभाषा लिखना है कि नर्नस्ट समीकरण किसे कहते हैं, उसको पूरा डिराइव करना है आपको, है ना। तो इस तरह से आपका काम हो जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है नर्नस्ट इक्वेशन क्या है, तो ये आप जरूर ध्यान रखना। अच्छा एक और बात मुझे ऑब्जेक्टिव से याद आई, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो आपको पता रहेगा कि मुझे करना क्या है। स्टूडेंट अगला हम बात करते हैं, हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइसिस कंडक्टर। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं उसमें 1-2 डिफरेंस रहते ही है। हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा काम के जो डिफरेंस हैं उनमें से मैंने छाट के निकाले हैं, जनरली देखा जाए या मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो ये एक डिफरेंस है, इसमें भी आपको 3 या 4 पॉइंट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। आपको क्या करना है? डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। फिर बात आती है हिंदी मीडियम क्या करेंगे। तो भैया हिंदी मीडियम धात्विक
चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता में अंतर आपको लिखना है। क्या लिखना है? धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता में अंतर। जब आप इस तरह से इनके बीच में डिफरेंस लिखेंगे तो कितने डिफरेंस करना है? 4 पॉइंट तो मिनिमम आप कीजिए ही कीजिए बेटा। कोई भी डिफरेंस आप पढ़ रहे हो, चाहे इस चैप्टर की बात करूं या मैं सॉल्यूशन का जो आपने वीडियो देख रखा है, मैं किसी भी चैप्टर की बात करूं, आप कम से कम 4 पॉइंट तो डिफरेंस में याद करके रख लीजिए, चाहे वो 2 मार्क्स में आए, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में। क्या होता है कि हम याद कम करते हैं और अगर ज्यादा मार्क्स में आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हमें ज्यादा याद है और कम मार्क्स में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए आप ये डिफरेंस करेंगे। इसी की तरह अगर हम बात करेंगे अगला डिफरेंस की, तो अगला डिफरेंस मेरे पास आता है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये डिफरेंस आपको जरूर करना है। ईएमएफ में डिफरेंस और किसके बीच में डिफरेंस रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस में। तो विभवांतर और ईएमएफ जो रहता है उसके अंदर भी आपको डिफरेंस लिखना रहेगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ईएमएफ और विभवांतर में अंतर लिखिए। ये दो डिफरेंस है। जनरली ये वाला मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन चूंकि अब डिफरेंस कर रहे हैं तो डिफरेंस जनरली हमें जल्दी याद हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये वाला डिफरेंस आपको यहां पर दे दिया है। ठीक है, तो ये मेरे इस चैप्टर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अगर देखा जाए तो मेरे ये 7 टॉपिक है, और इन 7 टॉपिक्स को अगर आपने व्यवस्थित ईमानदारी से कर लिया बच्चों, तो ये गारंटी कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।